हुआ है। कविता को पढ़ने और समझने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इस कविता की प्रस्तावना बता दूं कि संध्या के बाद कविता पंत जी के काव्य संग्रह ग्राम्या से ली गई है। उनका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है ग्राम्या, उसमें से ये कविता ली गई है। इस कविता में प्रकृति के वर्णन के साथ साथ कवि ने ग्रामीण जीवन का भी चित्रण किया है। पंत जी को प्रकृति का कवि कहा जाता है क्योंकि उन्हें प्रकृति से विशेष लगाव था। उनकी सभी कविताओं में प्रकृति का वर्णन किसी न किसी रूप में हुआ है और उनकी ये कविता भी उनकी प्रगतिवादी विचारधारा से ही प्रभावित है। तो कविता के शुरू में उन्होंने प्रकृति का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। उसके बाद वे गांव के ग्रामीण जीवन का चित्रण करते हैं और यहाँ पर भी उनकी प्रगतिवादी जो विचारधारा है उसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वे चाहते हैं कि ग्रामीणों में भी यदि सामूहिकता की भावना पैदा कर दी जाए, वे मिलजुल कर एक होकर काम करें, तो वे भी नवनिर्माण कर सकते हैं और समस्त सुख भोग सकते हैं। कविता में उन्होंने प्रकृति के साथ साथ गांव के लोगों की गरीबी का, उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति का भी वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि गांव में अभी भी कितनी गरीबी है और इसी गरीबी के वश होकर दुकानदार जो हैं वो लालचवश कम भी तोलते हैं, सामान खराब भी कई बार दे देते हैं, गलत काम करने को गरीबी के कारण वो मजबूर हो जाते हैं। तो पंत जी की जो यह कविता है इसमें प्राकृतिक तथा सामाजिक व्यवस्था का बहुत ही यथार्थ चित्रण जैसा है वैसा ही उसको प्रस्तुत किया गया है। तो मैं कविता की पहले सस्वर वाचन कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है संध्या के बाद। पहले है, सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्र प्रण पीपल से शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, वृहद जिह्व निश्चल के चुल सा लगता चित कबरा गंगा जल, धूप छां के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोडित पीला जल रजत जलद में से बिंबित, सिकता सलिल समीर सदा से स्नेह पाश में बंधे समुज्वल, अनिल पिघल कर सलिल सलिल ज्यों गति द्रव खो बन गया लवो पल, शंख घंट बजते मंदिर में लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा स्वजलित कलश नभ में उठकर करता नीराजन, तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। तो बेटा इस जो शुरू की ये पंक्तियां हैं इनमें कवि ने संध्या के समय का वर्णन किया है। संध्या शाम को कहते हैं। शाम के समय में क्या प्रकृति की स्थिति होती है, संध्या होने के बाद जब सूरज छिप जाता है तो प्रकृति कैसी दिखाई देती है, इसका वर्णन इन पंक्तियों में कवि ने किया है। तो वो कह रहे हैं सिमटा पंख सांझ की लाली। यहाँ पर उन्होंने संध्या को एक पक्षी कहा है कि जैसे दिन रूपी पक्षी जो है वो अपने पंखों को समेट कर कहाँ जाके बैठ गया है, तरु शिखाओं, पेड़ों की शिखाओं पर बैठ गया है संध्या रूपी पक्षी अपने पंखों को समेट कर। शाम के समय क्या होता है बेटा, जब सूरज छिपता है तो आप देखते हैं वो छिपते छिपते लाल रंग का हो जाता है और पेड़ों के पीछे कहीं आपको डूबता सा प्रतीत होता है। उसी का वर्णन चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है कि संध्या रूपी पक्षी जो है अपने पंखों को समेट कर अपनी लाली के साथ पेड़ की शिखाओं पर जाकर बैठ गया है। अर्थात संध्या की जो लालिमा है वो अब पेड़ों की ऊपरी शिखाओं के दूर टहनियों के पत्तों के पीछे दिखाई दे रही है। अगली पंक्तियों में वो कह रहे हैं ताम्र पर्ण पीपल से शतमुख झरते निर्झर स्वर्णिम निर्झर। ताम्र कहते हैं तांबे जैसे रंग वाला। तो पीपल के पत्ते हरे होते हैं, जब उन पर सूर्य की लाल शाम की जो किरणें पड़ रही हैं तो वो रंग कैसा दिखाई दे रहा है, तांबे जैसा रंग उनका दिखाई दे रहा है।
तो तांबे के रंग के पीपल के पत्तों के समान सैकड़ों मुख वाला, शतमुख मतलब सैकड़ों मुख वाले जो निर्झर हैं, झरने हैं, वो कैसे हो गा रहे हैं? चंचल और सुनहरी धाराओं में बह रही हैं। स्वर्णिम मतलब सोने जैसे। तो वो झरने भी उस लाल प्रकाश के पड़ने से सोने की तरह, शाम का सूर्य जब उनके ऊपर पड़ रहा है तो वो सोने के समान चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं और चंचलता से बह रहे हैं। अगली पंक्ति है, ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। और सूर्य कैसे क्षितिज पर ओझल हो रहा है? लाल रंग का सूर्य ऐसे लग रहा है डूबता हुआ, मानो वो नदी के अंदर कोई ज्योति स्तंभ है जो नदी के अंदर घुसता जा रहा है। तो सूर्य जो है वो छिपता हुआ नदी के अंदर एक कैसा प्रतीत हो रहा है? एक ज्योति स्तंभ के समान प्रतीत हो रहा है। और नदी कैसी लग रही है? वृहद जीव विशथल केंचुल सा लगता चितकबरा गंगा जल। और गंगा का जल चितकबरा ऐसे लग रहा है कि मानो, विशथल कहते हैं अजगर को, कोई विशाल थका हुआ अजगर मानो लेटा हुआ हो। तो उसकी जो लहरें हैं उनकी कल्पना कवि कर रहा है कि गंगा का जल जो है वो इस तरह से मंदर गति से धीरे धीरे बह रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बड़ा थका हुआ अजगर लेटा हुआ है। धूप छाह के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पांकित। धूप छाह, कहीं कहीं हल्की सी धूप है और बाकी जगह क्या है? छाया दिखाई दे रही है। जब सूरज शाम हो जाता है तो क्या होता है? धूप छाया रंग की नदी का तट, नदी के किनारे पर जो बालू है, रेत है, रेती मतलब रेत है, वो कैसी दिखाई दे रही है? धूप छाया के रंग सी दिखाई दे रही है। अनिल, अनिल कहते हैं हवा को, और हवा चलने से क्या कर रही है वो रेत? सर्प का आकार, सर्पांकित, सर्प जैसा आकार उसका बनता जा रहा है। सर्प जैसे अंकित मतलब बीच बीच में आप देखते हैं जब रेत उड़ती है तो ऐसे लाइनें लाइनें सी शाम के समय रेत पर बन जाती हैं। उसी की कल्पना में कवि ने उसे सर्प कहा है। नील लहरियों में लोडित पीला जल रजत जलद से बिंबित। अब नील लहरियों, नीली लहरें किसकी हैं? नदी की। तो नदी की जो नीली लहरें हैं उनमें क्या है? सूरज का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है पीला, वो कैसा कर रहा है? नदी के जल को भी पीला बना रहा है। और बीच बीच में रजत जलद, जो चमकते हुए सफ़ेद बादल हैं, वो कहीं कहीं बिंबित हो रहे हैं, उनका प्रतिबिंब भी उसमें पड़ रहा है। सिकता सलिल समीर सदा से। सिकता, सलिल, सिकता कहते हैं बालू को, सलिल कहते हैं जल को। तो कवि कह रहा है रेत, पानी और समीर, हवा जो है, ये तीनों हमेशा से कैसे हैं? आपस में स्नेह पाश में बंधे समुज्ज्वल, प्रेम के पाश में, पवित्र प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। और क्या लगता है? अनिल पिघल कर सलिल, अनिल कहते हैं हवा को, हवा पिघल कर क्या बन गई है? जल बन गई है। सलिल ज्यों गति द्रव खो बन गया लवोपल, लवोपल कहते हैं बर्फ़ के गोले, ओले बरसात में जो पड़ते हैं उन्हें कहते हैं लवोपल। और जल जो है वो अपनी गद्रव रूप को छोड़कर छोटे छोटे बर्फ़ के गोलों का आकार ले लेता है और पृथ्वी पर वर्षा बनकर गिरता है। शंख घंट बजते मंदिर में, शाम के समय क्या होता है? मंदिर में शंखों के बजने की और घंटों के बजने की आवाज़ सुनाई आने लगती है। लहरों में होता लय कंपन, और जो लहरें हैं नदी की उनमें कंपन होने लगता है, लहरें कांपने लगती हैं, लहरों में गति आ जाती है। अगली पंक्तियों में कवि कह रहा है, दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठ करता नीराजन। जो मंदिर के ऊपर ऊंचा कलश जो है, कवि कह रहे हैं, वो मंदिर में जब तैयारी का, शाम के समय तैयारी का काम शुरू हो जाता है तो उस समय क्या होता है? जो दीपक की लो है वो शंख के ऊपर पड़ती है और सूरज की लालिमा ऐसे लगती है कि वो आकाश में ऊपर उठकर लाल होकर आकाश की आरती
कर रहा है। यह बात कवि ने मंदिर के ऊपर जो कलश बना हुआ है उसके लिए कही है। और आगे वो कह रहे हैं, तट पर बगुलों सी वृद्धाएं। वृद्ध स्त्रियां, ये जो विधवाएं होती हैं, वो बहुत सी विधवाएं मंदिरों में जाकर अपने परिवार को छोड़कर रहना शुरू कर देती हैं और वहीं पर मंदिरों में रहते हुए जब तब पूजा प्रार्थना भक्ति करते हुए अपना जीवन व्यतीत करती हैं। तो उन्हीं के लिए कवि यहाँ कह रहा है, तट पर बगुलों सी वृद्धाएं। वो विधवाएं स्त्रियां जो सफ़ेद साड़ी पहने रहती हैं, कवि उनकी तुलना कर रहा है बगुलों से, कि शाम के समय मंदिर में आरती का समय हो गया है और वो वृद्ध स्त्रियां नदी के तट पे बैठी हुई हैं, जप और ध्यान में मग्न है। ऐसे लग रहा है मानो बगुलों की पंक्तियां बैठी हुई हों। मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर्रोधन। अंतर्रोदन, मन कैसा है उनका, बड़ा ही व्याकुल है, बड़ा ही दुखी है, हर समय रोता रहता है। और कवि कल्पना कर रहा है कि नदी का जो मंथर गति से, धीमी गति से शाम के समय जल बह रहा है, मानो उसमें उनका, उन विधवा स्त्रियों का दुख भी हृदय से बाहर निकलकर बह रहा है। दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित। और दूर जो पक्षियों की पंक्ति उड़ रही है, वो ऐसी काली रेखा आकाश में बना रही है मानो रात्रि का अंधकार उड़ता हुआ आ रहा हो। सोन पंख खगों की पांति आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। और कवि क्या कह रहा है कि सोन पंखों की, पक्षियों की जो पंक्ति है, उसकी जो आवाज़ है वो सारी आकाश को अपनी गूंज से, नीरव मतलब शांत, नभ मतलब आकाश, मुखरित मतलब गुंजायमान कर देना, अपनी गूंज से भर देती है। तो पक्षियों की जो पंक्तियां आकाश में उड़ रही हैं, वो पूरे आकाश की शांति को भंग करते हुए उसे अपनी गूंज से भर देती हैं। अगली पंक्तियां हैं, स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज किरणों की बादल सी जलकर। गोरज कहते हैं बेटा, गो मतलब गाय, रज मतलब धूल। शाम के समय जब गायें खेतों से चरकर अपने वापस घरों की ओर आ रही हैं, तो उनके चलने से जो उनके खुरों से धूल उड़ रही है, उसको कवि ने स्वर्ण चूर्ण, उसको सोने की धूल के समान, चूर्ण के समान कहा है। तो वो कह रहा है कि गायों के खुरों से जो धूल उड़ रही है, उस वह सूरज के प्रकाश में कैसी दिखाई दे रही है, सुनहरी दिखाई दे रही है। और बादल की ये किरणें कैसी प्रतीत हो रही हैं, बादल सी जलकर, जली हुई सी प्रतीत हो रही हैं। अगली पंक्तियों में वो कह रहे हैं, सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। वो कह रहे हैं पक्षियों का जो तेज स्वर गूंज रहा है, वो आकाश में मानो सन सन करता हुआ गुजर रहा हो, जैसे कोई तीर चल रहा हो, जैसे तीर की आवाज़ आती है, उसी तरह से आकाश में पक्षियों के कंठों से निकली हुई जो ज्योतित मतलब सौंदर्यमय, तो जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है। अगली पंक्तियां हैं, शाम होने पे क्या हो रहा है, लौटे खग गायें घर लौटी, लौटे कृषक श्रांत शलत डग धर। अब शाम के समय क्या है, पक्षी जो है अपने अपने घोंसलों में वापिस आ गए हैं, गायें जो हैं वो अपने अपने घरों को वापिस आ गई हैं। श्रांत शलत मतलब थके हुए, डग मतलब कदमों से। तो किसान भी अपने अपने खेतों में काम करने के बाद अब थक कर अपने अपने घर वापिस आ रहे हैं। छिपे ग्रहों में म्लान चराचर। चराचर अचर, चर मतलब जो जड़ और चेतन, जड़ चेतन से मतलब है मनुष्य और पक्षी, पशु पक्षी और मनुष्य, सभी क्या हैं, अपने अपने घर में आकर छिप गए हैं। आप लोग भी अगर बाहर होते हैं तो जैसे ही शाम का अंधेरा घिरना शुरू होता है, सब लोग, मम्मी पापा अपने काम से घर आ जाते हैं, बच्चे भी जो बाहर खेलने गए हैं या किसी काम से गए हैं, वो सब भी अपने अपने घरों में वापस आ जाते हैं। और इसी का चित्रण भी कवि ने यहाँ पर किया है। अगली पंक्तियों में वो कह रहे हैं, छाया भी हो गई अगोचर।
जब सूर्य ढल जाता है तो उसके बाद क्या होता है, छाया भी दिखाई देनी बंद हो जाती है। अंधेरे के कारण किसी की छाया दिखाई नहीं दे रही है। लोट पैंठ से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर। पैंठ कहते हैं प्रतिदिन लगने वाला बाजार। व्यापारी भी जो व्यापार करने गए हैं, अपनी दुकानें लगाने बाजारों में गए हैं, वो भी नाव पर बैठकर नदी पार कर अपने अपने घरों में वापस आ जाते हैं। ऊँटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर। अब वो क्या कर रहे हैं, ऊँट और घोड़े जिन पर वो व्यापार करने गए थे उनके साथ खाली बोरों पर अपना सामान बेचकर वो अपने बोरे खाली कर चुके हैं और बैठकर अब हुक्का पीते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जाड़ों की सूनी द्वाभा में झूल रही निशी छाया गहरी। जाड़ों में क्या होता है, रात जो है वो जल्दी हो जाती है और रात होती भी कैसी है, अधिक सुनसान होती है। तो कवि वही कह रहा है कि सर्दियों में जो संध्या द्वाभा मतलब संध्या और रात के मिलने का जो समय है, उस समय क्या है, चारों ओर बहुत ही सुनसान हो जाता है, सूनी हो जाती है द्वाभा। झूल रही निशी छाया गहरी, और रात की जो गहराई है वो बढ़ने लग पड़ी है। संध्या बीतने के बाद रात और गहराने लग गई है, अंधेरा और घिर गया है। डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग ग्रह तरुतट लहरी। और क्या है, एक गहरी सी छाया में खेत, घर, बाग, तट, पेड़ और लहरों की चमक, सब चीज़ें क्या हो रही हैं, अंधकार में डूबती जा रही हैं। बिरहा गाते गाड़ी वाले भूख भूख लड़ते कूकर। अब क्या है, जो गाड़ी पर अभी भी लोग जा रहे हैं वो विरहा के गीत गा रहे हैं उस अंधेरे वातावरण में भी। और कुत्ते जो हैं, कूकर मतलब कुत्ते, वो भौंक भौंक कर आपस में लड़ रहे हैं। रात्रि की शांति में आपने भी कई बार कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाज़ सुनी होगी। हुआ हुआ करते सियार, और गांव में जो सियार हैं वो हुआ हुआ की आवाज़ें निकाल रही हैं। देते विषण निशी बेला को स्वर, और जो ये आवाज़ से रहित रात्रि है उसमें कुत्तों की और सियारों की आवाज़ ही जो है वो इस दुखी रात को मानो आवाज़ दे रही है। शांत रात जो है, अंधेरी रात जो है, इसमें कुत्तों की और सियारों की आवाज़ ही सिर्फ सुनाई दे रही है। अगली पंक्ति में बता रहे हैं, अब शाम हो गई, अंधेरा हो गया, सर्दियों की रात है, सब लोग अपने अपने घरों में आ गए हैं। तो कवि कह रहा है उसके आगे फिर क्या हो रहा है, माली की मड़ई से उठ नभ के नीचे नभसी धूमाली। मड़ई कहते हैं झोंपड़ी को। माली के जो कच्चा घर है, झोंपड़ी है, उससे धूमाली, एक धुएं की पंक्ति निकल रही है, लाइन निकल रही है। फिर अपने घर में आके अब उन्होंने क्या किया है, अपने घर में चूल्हा जलाया है जिसमें वो अपने लिए रात्रि का भोजन बना सकें। अब उसमें क्या कल्पना कवि कर रहा है, मंद पवन में तिरती नीलम रेशम की सी हल्की जाली। हल्की हल्की मंद मंद हवा बह रही है और उसमें वो झोंपड़ी से निकलती हुई जो धुएं की लकीर है वो मिलकर क्या कर रही है, एक जाली का निर्माण कर रही है। वो धुआं उस हवा में फैलता जा रहा है। बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी। अब जो गांव है छोटा सा, जिसका वर्णन कवि यहाँ कर रहा है, तो कह रहा है वहाँ बिजली नहीं है, इसलिए दुकानों के जो व्यापारी हैं वो बत्ती जलाकर बैठ गए हैं। मौन मंद आभा में हिम की ऊँग रही लंबी अंधियारी। शहर तो है नहीं जो वहाँ पर चकाचौंध हो या बहुत रौनक हो, गांव है। शाम होते ही क्या होता है, वहाँ पर बिल्कुल शांति हो जाती है और इस मौन प्रकाश की चमक में सर्दी की रात जो है वो बर्फ की तरह ऊँघती हुई लंबी, हिम की, हिम मतलब बर्फ, ऊँघ रही लंबी अंधियारी, ऊँघती हुई सी जान पड़ती है। अगली पंक्तियां हैं, मौन बंद आबा धुआं अधिक देती है टिन की ढबरी कम उजियारी। अब मैंने आपको बताया कि लाइट ना होने से वो क्या करती हैं, टीन की बनी हुई, जिसको ढबरी बोलते हैं, जिसमें तेल डालकर एक बत्ती लगाकर प्रकाश करने के लिए उसे जलाया जाता है। कवि कह रहा है वो उजियारा, प्रकाश तो कम देती है, अधिक क्या करती है, धुआं अधिक करती है। और उस धुएं में क्या है,
मन से कड़व सात श्रोति आँखों के आगे बुनती ज्वाला। तो कवि कह रहा है कि वो जो मन का दुख है वो आँखों से निकल कर, आँखों में पानी आ जाता है धुएं से, और जो मन का दुख है वो आँखों से निकल कर क्या प्रतीत होता है, जाला बुनती, जाला बुनता सा प्रतीत होता है। छोटी सी बस्ती के भीतर, कवि कह रहा है ये छोटा सा गांव है, छोटी सी बस्ती है, लेन देन के थोथे सपने। यहाँ पर लेन देन भी बहुत कम होता है, व्यापार जो है बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि गरीबी अधिक है, दुकानें बहुत सारी हैं, लेने वाले लोग कम हैं, इसलिए लेन देन के थोथे सपने, लेन देन जो है वो बहुत कम होता है। दीपक के मंडल से मिलकर मंडराते चिर घिर सुख दुख अपने। और उस व्यापारी की दशा बता रहे हैं कि ग्राहक कम है, आय सीमित है, और दीपक की लो के मंडल के आसपास ही वो अपने सुख दुख के सपने बुनता रहता है, अपनी ही सोच में डूबा रहता है। कंप कंप उठते लो के संग क्रातर उर क्रंदन मूक निराशा। दीपक की लोग जैसे हवा चलने से कांपती है, तो उनके हृदय में भी क्या होता है, क्रंदन होता है, रुदन होता है, मन ही मन वो निराश होते हैं। क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों गोपन मन को दे दी हो भाषा। और जो धीमी पड़ती हल्की सी रोशनी हो रही है वही उनके मन में छिपी बातों को जान सकती है। जैसे दीपक की लो धीमी पड़ती जा रही है, वैसे ही उनके मन की आशा भी धीमी पड़ती जा रही है। लीन हो गई क्षण में बस्ती, अब धीरे धीरे क्या है, पूरी बस्ती अंधकार में डूब गई है। मिट्टी खपरे के घर आंगन भूल गए लाला अपनी सुध। क्या क्या चीज़ें अंधेरे में डूब गई हैं, कच्चे घर, आंगन, मिट्टी के बने हुए सब अंधकार में डूब हो गए हैं। और इसी निराशा भरे वातावरण में जो लाला है, बनिया है गांव का, वो भी अपनी सुध बुध खो बैठा है, उसे भी नींद आ गई है, वो भी अंधेरे में डूब गया है। भूल गया सब ब्याज मूलधन, अब उसे अपना व्यापार याद नहीं आ रहा, ब्याज को भी भूल गया है, मूलधन को भी भूल गया है। सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही है तुच्छतर। जो उसकी छोटी सी परचून की दुकान है उसमें सामान भी बहुत कम है, वह उसे बहुत ही छोटी लग रही है। क्योंकि हर व्यापारी के मन में बच्चों ये इच्छा होती है कि वो अपने व्यापार को फलता फूलता देखे, उसकी भी एक बहुत बड़ी अच्छी सी दुकान हो, अच्छा सा व्यापार हो। जब वो उन्नति नहीं कर पाता, प्रगति नहीं कर पाता, तो धीरे धीरे उसके मन में निराशा घर करने लगती है। अब गांव में इतने साधन नहीं है, छोटी सी दुकान है, और वो व्यापारी अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा, और मन ही मन वो कहीं ना कहीं निराशा में डूबता जा रहा है। इसी का चित्रण कवि ने यहाँ पर, उसकी दयनीय स्थिति का चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। तो वो कह रहा है, उमड़ रहा अंतर जग बाहर, मन का दुख बाहर प्रकट हो रहा है, अनुभव करता लाला का मन। और लाला जो दुकान का मालिक है, बनिया है, उसके मन में ये दुख अनुभव हो रहा है। क्या दुख उसे लग रहा है? छोटी हस्ती का सस्तापन जाग उठा उसमें मानव। उसे क्या लग रहा है कि मेरी हस्ती जो है बहुत ही छोटी सी है, मैंने जीवन में कुछ उन्नति नहीं की। उसके मन में ये हीन भावना आने लगती है। और ये भावना कैसी है? जाग उठा उसमें मानव, उसमें भी मनुष्यता की भावना है, उसे भी अपनी जीवन की असफलता का दुख है। इसीलिए वो क्या हो जाता है? बेचैन हो जाता है। और फिर चिरशुधित पिपासा मृत अभिलाषा बिना आय की क्लांति बन रही। चिरश्रुतिज, बहुत लंबे समय से उसे जो ये आशा है कि वो भी जीवन में प्रगति करेगा, और वो नहीं कर पा रहा उस प्रगति को, तो क्या हो रहा है? उसके मन में हीन भावना जो है प्रवेश करती जा रही है, उसकी इच्छाएं मरनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो पैसे की कमी के कारण दीन होता जा रहा है, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा। अभिलाषाएं उसकी कैसी होती जा रही हैं? मृत होती जा रही हैं। उसके जीवन की अभिलाषा जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर।
जैसे गांव के दुकानदार में अनाज की ढेरी सामान लगाकर पूरा दिन गद्दी पर ही बैठा रहता है, उसकी बिक्री बहुत कम हो रही है। अनाज की भी ढेरी लगी हुई है, वैसी की वैसी ही पड़ी है, और वो भी गद्दी पर वैसा ही बैठा हुआ है, कोई ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आ रहा। और फिर क्या होता है, बात बात पर झूठ बोलता, कौड़ी की स्पर्धा में मरमर। अब वो कवि कह रहा है कि लेन देन नहीं है, उसकी ज़्यादा बिक्री नहीं हो रही, तो वो फिर क्या करता है, बात बात पर झूठ बोलता है। क्यों? जिससे कि वो कुछ पैसे कमा पाए, तो कौड़ी कौड़ी के लिए वो झूठ भी बोल देता है। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, कवि कह रहा है झूठ भी बोलता है, लोगों से धोखा भी देता है, और पैसा कमाने के लिए सब साम दाम दंड भेद करता है। लेकिन फिर भी जब उसको इनकम कमाई नहीं होती, तो कवि कहता है फिर भी क्या कुटुंब पलता है, फिर भी उसे अपने परिवार को किसी न किसी तरह पालना ही पड़ता है। और रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, उसके परिवार के लोगों को पहनने के लिए साफ सुथरे कपड़े भी मिलते हैं। बना पा रहा वह पक्का घर, कवि प्रश्न पूछ रहा है क्या वो पक्का घर बना पाता है। मन में सुख है जुटता है धन, क्या मन उसका सुखी है, क्या वो धन जुटा पाता है। खिसक गई कंधों से कथड़ी, कथड़ी कहते हैं पुराने कपड़े से बनाई गई गुदड़ी, जो पुराने कपड़ों को सिल सिल कर सर्दी से बचने के लिए गुदड़ी ओढ़ी जाती है, उसे कथड़ी कहते हैं। तो कवि कह रहा है वो क्या है, कंधों पे उसने क्या डाली हुई है, कथड़ी। कथड़ी उसकी गरीबी की दशा को दर्शा रही है। ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, और उसका शरीर क्या है, सर्दी से कांप रहा है। वह लाचारी भरा जीवन जीने के लिए मजबूर है। सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर विवशता का निज कारण। जो बनिया बस्ती में रहता है, वो अपनी विवशता, अपनी मजबूरी के कारण बार बार ये सोचने पे मजबूर है कि उसके जीवन में इतनी कमी क्यों है। न धन है, न पक्का घर है, न पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हैं, सर्दी से वह कांप रहा है, और धन भी वह जुटा नहीं पा रहा है। घोर विवशता का निज कारण, शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन। अब वो शहर के बनियों से जब अपनी तुलना करता है, तो उसे लगता है वह भी शहरी बनियों जैसा क्यों नहीं बन पाता, वह भी उनकी तरह तरक्की क्यों नहीं कर लेता। रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। कवि कह रहा है वह अपने मन में ये विचार करता है कि जीवन उन्नति के साधन, उसकी जीवन की उन्नति तरक्की के साधन किसने रोक के रखे हैं। यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। वह चाहता है कि उसके जीवन में भी प्रगति हो, जैसे संसार की सारी व्यवस्थाएं बदल रही हैं, वैसे उसके जीवन की, उसके व्यापार की व्यवस्था को भी बदलना चाहिए। कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो विवरण। अब यहाँ पर कवि अपने विचार इस कविता के माध्यम से प्रकट कर रहा है कि कर्म और गुण के समान ही आय और व्यय, कमाई का भी विवरण जो है, वितरण जो है, वो समान रूप से होना चाहिए। सभी को समान रूप से मेहनत करने के अवसर मिलने चाहिए, और उनके कर्म और गुणों के हिसाब से ही आय और व्यय का उनका बंटवारा भी होना चाहिए। सकल आय घुसे घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन। वो कहते हैं सब अपने अपने बारे में, अपने मिट्टी के घरौंदों में, छोटे छोटे घरों में सोच रहे हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। यहाँ कवि की प्रगतिवादी विचारधारा प्रकट हो रही है। वो कह रहा है कि अगर सामूहिकता, इसमें सामूहिकता की भावना पैदा इनमें कर दी जाए, तो ये सारे व्यापारी एक होकर किसी अच्छी परियोजना के अंतर्गत कार्य करें और अपने काम का नव निर्माण करें, तो इन्हें सब सुखों की प्राप्ति हो सकती है। इन्हीं पंक्तियों में कवि ने अपने ये विचार बताए हैं कि अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन।
मिलकर जन निर्माण करे जग। मिलकर सब लोग क्या करें, नव निर्माण करें, मिलकर भोग करें जीवन का, आपस में मिलकर सुखों को भोगें। जन विमुक्ति हो जन शोषण से, लोग एक दूसरे का शोषण ना करें, जो अमीर गरीब का शोषण कर रहा है वह बंद हो जाए और सब में एक समानता आ जाए। हो समाज अधिकारी धन का, सारे समाज में धन का एक जैसा समान वितरण हो। दरिद्रता पापों की जननी, गरीबी किसकी जननी है, पाप कर्म करने की। आप देखते हैं लोग चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, कई बार तो बुरी आदतों के कारण करते हैं, लेकिन कई बार किसके कारण करते हैं, गरीबी के वश भी करते हैं। तो वो इसी पंक्ति को कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है कि दरिद्रता पापों की जननी है। दरिद्रता का अर्थ है बेटे गरीबी। मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसंतन। कवि ये कामना कर रहा है, उसकी ये इच्छा है कि मिटे जनों के पाप, लोगों के पाप दूर हों, ताप उनके कष्ट दूर हों, उनके भय दूर हों, अधिवास उनका मकान, वसन उनके वस्त्र, तन उनका शरीर कैसा हो, सुंदर और स्वस्थ हो। पशु पर फिर मानव की हो जय। पशु से तात्पर्य यहाँ पशुओं से नहीं है, पशु से तात्पर्य हमारे मन में जो पाप कर्म करने की इच्छा है, जो पशुत्व की भावना है, जो हमें एक अच्छा इंसान नहीं बनने देती, हमारी वो बुरी आदतें जो हैं उन पर हम विजय प्राप्त कर सकें। व्यक्ति नहीं जग की परपाटी, कवि कह रहा है किसी ये व्यक्ति के लिए नहीं है, सारा समाज जो है वो शोषण से मुक्त हो, समाज में कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, सारी संसार सारा समाज सुखी हो। दोषी जन के दुख क्लेश की, जन का श्रम जन में बट जाए। कवि ये कामना कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति दुख और कलेश को प्राप्त ना करे, जो श्रम है वो सब लोग मिलकर जन में बट जाए, एक जैसा परिश्रम करें। प्रजा सुखी हो देश देश की, सारी प्रजा देश की सुखी हो। ये सारी जो ऊपर आपको बातें बताई गई हैं ये कवि के भाव हैं जो इस कविता के माध्यम से उसने प्रकट किए हैं। वो समाज में ये सारा परिवर्तन लाना चाहता है। वो चाहता है कि समाज में सभी को समान रूप से कर्म करने के अवसर मिले, सभी समान रूप से परिश्रम करें और उनके काम के हिसाब से ही उनमें धन को बांटा जाए और सभी व्यक्ति सुखी हों, कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। और ये सब बातें कौन सोच रहा है कविता में? ये वह बनिया, वह लाला, वह छोटी दुकानदार जो दुकान का मालिक है वह सोच रहा है। और आगे कवि क्या कह रहे हैं? प्रजा सुखी हो देश देश की, टूट गया वह स्वप्न क्षणिक का। वणिक का, वणिक मतलब बनिए का, जो दुकान वाला व्यापारी बनिया जो ये सपना देख रहा था उसका वह सपना टूट गया। कैसे? आई जब बुढ़िया बेचारी, जब एक बुढ़िया दुकान पर सामान लेने के लिए आई। क्या लेने के लिए आई? आध पाव आटा लेने। इतनी गरीब है कि वो आधा पाव आटा खरीदने आई है। लो लाला ने फिर डंडी मारी। डंडी मारने का मतलब होता है सामान कम तोलना। तो कवि कह रहा है अब यही दुकानदार कम सामान तोलता है। चीख उठा घुग्गू डालों पर। घुग्गू पक्षी क्या है? पक्षी जो है वो डालों पर बैठा हुआ चीखता है। लोगों ने पट दिए द्वार पर। पट मतलब दरवाज़ा। लोगों ने अपने घरों के द्वार बंद कर दिए। निगल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निंद्रा का अजगर। कभी कह रहा है धीरे धीरे सारी बस्ती सो जाती है, ऐसे लगता है नींद के अजगर ने उनको निगल लिया है। लेकिन कवि कह रहा है कि हमें समाज में सुधार लाना है। हम सोचते तो बहुत हैं सुधार के बारे में, लेकिन हम खुद ही उस पर अमल नहीं कर पाते। बनिए के माध्यम से कवि ने ये बात यहाँ स्पष्ट की है कि समाज में सुधार की आवश्यकता है। अगर हम सब मिलजुल कर काम करें, अपनी बुरी आदतों पर विजय प्राप्त करें, तो एक ना एक दिन हम सभी खुशहाल रह सकते हैं। शहर नगर खुशहाल बन सकते हैं, गांव खुशहाल बन सकते हैं और इस तरह से फिर हमारा पूरा देश समान आय वितरण के
निर्धारित क्रम में चलता हुआ खुश रह सकता है, खुशहाल रह सकता है, हर व्यक्ति के सपने पूरे हो सकते हैं। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने संध्या के बाद शाम का पहले चित्रण किया है और उसके बाद गांव के गरीब व्यापारी का चित्रण किया है। कवि ने अपनी राय भी प्रकट की है कि हम सब नियम बना दें कि समान कार्य और समान आय वितरण का, जिससे सभी प्रसन्न रह सकें, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी बुरी आदतों पर विजय प्राप्त करनी होगी। तो आशा है बच्चों आपको कविता का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को